हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास आपके एमएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। एमएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है और ये क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। और जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं वो पेपर है हम लोग का सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इस पेपर का यूनिट 1 हमने पढ़ लिया है। इस पेपर का यूनिट 1 हमने पढ़ लिया है। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक था सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए आज हम सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक संगठन कहते हैं। सोशल ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक समूह। सॉरी, क्या कहते हैं? सामाजिक समूह। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक संगठन के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के समय इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं और एमएड थर्ड सेमेस्टर से संबंधित हर नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही पहुंचाई जाएंगी। यदि आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं लाइक बीएचयू या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी एमजीकेवी पीसीसी एसयू और आपका सिलेबस मैच करता है, इस क्लास में जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक मैच करता है, तो आप इस क्लास से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस सेमेस्टर में चल रहे हैं उस सेमेस्टर में ये पेपर है कि नहीं, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और टॉपिक अपना मैच करा लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। चलिए आज की क्लास को, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सामाजिक संगठन। क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था कि सामाजिक संगठन क्या होता है। तो सामाजिक संगठन की हम बात करें या सामाजिक समूह की हम बात करें, दोनों ही किससे संबंधित हैं? दोनों ही पहली बात तो सोसाइटी से संबंधित हैं, यानी कि समाज से संबंधित हैं, और दोनों ही समाज के लिए कार्य करती हैं, समाज के बीच में रहकर कार्य करती हैं, समाज से प्रभावित होती हैं और समाज को प्रभावित भी करती हैं। सामाजिक संगठन जो आपका होता है वो औपचारिक होता है। क्या होता है? औपचारिक होता है। सामाजिक संगठन का अपना एक संविधान होता है, रूल रेगुलेशंस, अपना दर्शन होता है। संविधान मतलब क्या? लिखी हुई नियमें रहती हैं जिनका पालन करना होता है संगठन के सदस्यों को। लेकिन जो सामाजिक समूह होता है ये अधिकांशतः क्या होता है? अनौपचारिक हमें देखने को मिलता है, लेकिन सामाजिक समूह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। इसके साथ ही सामाजिक समूह का कोई अपना संविधान नहीं होता है, ये दोनों में अंतर है। लेकिन इसमें सिमिलरिटीज भी हैं, और सिमिलरिटीज क्या हैं? वो सिमिलरिटीज ये हैं कि सामाजिक संगठन हो या सामाजिक समूह हो, दोनों ही क्या हैं? दोनों ही कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तियों का संग्रह है। क्या है? हिंदी में यदि हम लिखें तो क्या है? व्यक्तियों का संग्रह है। व्यक्तियों का संग्रह है। सामाजिक समूह या सामाजिक संगठन दोनों कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्तियों का संग्रह है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक साथ एक फ्रेम में आकर कोई कार्य करते हैं और अपनी चीज़ों को साझा करते हैं एक दूसरे से, तो फिर वो किसका रूप ले लेती हैं? सोशल ग्रुप का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। और सोशल ग्रुप के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो
सामाजिक संगठन को हमने देख लिया था उस क्लास में। आज हम सामाजिक समूह को देखेंगे। सामाजिक समूह और संगठन के बीच में थोड़ा बहुत जो अंतर होता है वो मैंने बताया, और जो समानता होता है वो समानता ये है कि दोनों ही कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। इतना याद रखिए कि हर सामाजिक संगठन सामाजिक समूह भी होता है, लेकिन हर सामाजिक समूह संगठन नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर एक बार में वीडियो समझ ना आए तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा आराम से, तो आपको सारी कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। सामाजिक समूह की अवधारणा क्या है? अवधारणा का मतलब ये होता है कि सामाजिक समूह की उत्पत्ति कैसे हुई, सामाजिक समूह अस्तित्व में कैसे आया। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति कहीं पे अकेला है, क्या है, अकेला है, तो उसको हम सामाजिक समूह बोल सकते हैं क्या? उसको सामाजिक समूह हम नहीं बोल सकते। वो यदि ग्रुप में हो जाए, यानी उसके साथ कई व्यक्ति और आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ग्रुप में आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सामाजिक समूह है। तो सामाजिक समूह के लिए सबसे पहला शर्त क्या है? व्यक्तियों का संग्रह, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की संख्या। सामाजिक समूह अस्तित्व में कैसे आया? तो अस्तित्व में इस तरीके से आया कि आप जानते होंगे कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है मनुष्य। तो अब सामाजिक प्राणी है जब मनुष्य, तो उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं। आकांक्षाओं का मतलब इच्छा, बहुत सारे उसके इच्छाएं हैं। वह अकेले नहीं रह सकता है। जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। उसको अपना जीवन यापन करने के लिए खाना चाहिए, घर चाहिए, इसके साथ साथ बहुत सारी खरीदारी करने के लिए बाज़ार चाहिए, प्यार प्यार बाँटने के लिए उसको जीवन साथी चाहिए, माँ-बाप चाहिए, भाई चाहिए। तो वो अकेले नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति अकेले रहेगा तो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए वो क्या करता है कि कुछ लोगों को अपने साथ में लाना शुरू करता है कि चलो साथ में रहते हैं, ताकि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। इंसान शादी भी क्यों करता है? शादी भी इसीलिए करता है ताकि वो जीवन भर अकेले वो नहीं रह सकता है। उसको प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, उसको जो देखभाल की फीलिंग होती है वो चाहिए, हम की भावना से उसको जीवन जीना है। तो इसलिए वो समूह में आता है, यानी कि शादी करता है। 1 से 2 बनता है और फिर 2 से 3 यानी बच्चे भी होते हैं, क्योंकि उसको अपना घर बसाना होता है, अच्छा सुखी जीवन व्यतीत करना होता है। तो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए, कुछ आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या होता है, समूह में आता है। तो इस प्रकार से समूह की उत्पत्ति हुई। व्यक्ति अपनी ज़रूरत पूरा करना चाहता था, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, वो एक दूसरे पे निर्भर रहना चाहता था, यानी कि मिलजुल के रहना चाहते थे व्यक्ति। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक समूह बनाया। तो उसी प्रकार से सामाजिक समूह का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। तो उसे अपनी ज़रूरतें, आकांक्षाएं पूरा करनी थी, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, लोग समूह बना लेते हैं कि भाई यदि हम समूह बना लेंगे तो जो हमारी आपस की ज़रूरतें हैं, जो आपस की हमारी इच्छाएं हैं, वो एक दूसरे की मदद से पूरी हो सकती हैं। तो समूह जो होता है, समूह में आम हित साझा हो रहा होता है कि कोई भी एक समूह है तो उसमें जितने भी सदस्य शामिल हैं, सबका हित क्या है, कुछ न कुछ सबका हित होता है, तभी एक साथ में सारे व्यक्ति आते हैं। अगर सबका हित नहीं रहेगा तो वो एक साथ नहीं आएंगे। तो पहला चीज़ क्या है कि आम हित साझा होता है समूह के अंदर। एक साथ आने का कारण होता है इनके पास, इंसान शादी ही क्यों करता है, क्योंकि उसे सुखी जीवन व्यतीत करना है, बाल बच्चे पैदा करने हैं, अपना वंश आगे बढ़ाना है, और अकेले जीवन भर वो नहीं रह सकता, अपनापन चाहिए, प्रेम चाहिए। तो इंडिविजुअल से समूह में आने का एक रीजन होता है प्रॉपर, ठीक, एक रीजन होता है। एक खेल जब कोई खेल खेला जाता है तो खेल में 2 टीम होती है, ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी। तो
जो टीम होती है वो टीम क्यों बनाते हैं लोग? टीम इसलिए बनाते हैं ताकि संगठित होके वो जीत सकें। तो साथ में आने का कारण होता है क्योंकि उन्हें खेल को जीतना होता है। और ये जो आपका समूह है, इसमें जितने भी सदस्य शामिल होते हैं, इनकी समान रुचियां होती हैं, इनके मूल्य भी समान होते हैं और इनका जो प्रतिनिधित्व करता है वो भी एक ही व्यक्ति होता है। जातीय या सामाजिक पृष्ठभूमि इनकी समान होती है और इनके बीच में रिश्तेदारी संबंध भी पाए जा सकते हैं। तो यानी कि आपको ये याद रखना है कि जो एक समूह होता है वो समान रुचियों के आधार पर बनता है, समान मूल्यों के आधार पर बनता है। अगर कुछ लोगों का एक ही व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है तो भी समूह बन जाएगा कि वो उस समूह के व्यक्ति हैं। तो इसलिए जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि यदि कुछ लोगों का एक है तो वो एक समूह का रूप ले लेगा। अगर रिश्तेदारी संबंध हैं तो एक पारिवारिक समूह का भी निर्माण हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ से हमें समझना है। समूह जो होता है उसमें जो व्यक्ति होते हैं समान गतिविधियों में भाग लेते हैं, यानी एक तरह की ही गतिविधियों में वो विश्वास रखते हैं। संयुक्त अंतःक्रिया की चेतना रखते हैं, यानी कि आपस में वो बातचीत करने का भाव रखते हैं। ऐसा नहीं कि समूह तो बना लिए लेकिन कोई किससे मतलब ही नहीं रख रहा है, तो नहीं, सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। समूह में व्यक्तियों के बीच पारस्परिकता यानी एक दूसरे पे वो निर्भर रहते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने जो अपनापन है, जो शांति है, भाईचारा है, उसके लिए, सहयोग के लिए। और पारस्परिक जागरूकता भी मौजूद होता है, यानी कि कोई एक बंदा गलत कर रहा है तो समूह का जो दूसरा बंदा है उससे उसे बताएगा कि आप इसको गलत कर रहे हैं, आप इस प्रकार नहीं, इस प्रकार चलिए। ठीक, आप देखते होंगे कि समाज में जो समूह होता है, अगर कुछ वो लोग गलत करते हैं तो एक दूसरे को चेता देते हैं कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना है, ये हमारे समूह में नहीं चलता है, अगर आपने ऐसा किया तो आप हमारे समूह से बाहर हो जाएंगे। तो वो लोग एक दूसरे के बीच में जागरूकता भी फैलाते हैं। तो हालांकि ये तो मैंने नेगेटिव चीज़ यहाँ पे उदाहरण दिया है, पर वो आप उससे दूसरे वे में भी समझ सकते हैं। तो एक समूह की विशेषता क्या होती है कि समूह में आम हित साझा हो रहा है होता है। समूह में जितने सदस्य हैं सबका हित एक सबका कुछ हित नहीं होगा तो एक साथ नहीं आएंगे। वो एक साथ आने का इनके पास प्रॉपर रीजन होता है। और समूह में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें रुचियाँ सिमिलर होती हैं, मूल्य भी कुछ सिमिलर होते हैं। उन सभी का प्रतिनिधित्व कोई एक ही व्यक्ति कर रहा होता है। उनमें जातीय या सामाजिक पृष्ठभूमि मिलती जुलती होती है, रिश्तेदारी संबंध भी उनमें पाए जा सकते हैं। वो एक ही प्रकार की गतिविधियां करते हैं, संयुक्त अंतःक्रिया की चेतना रखते हैं और समूह में व्यक्तियों के बीच पारस्परिकता एवं पारस्परिक जागरूकता भी मौजूद होता है। तो ये जो सारी विशेषताएं मैंने बताई हैं एक समूह की, वो आप इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप इंडियन क्रिकेट टीम का नाम तो सुने ही होंगे, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय क्रिकेट टीम। तो जो भारतीय क्रिकेट टीम होता है वो एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का आपका समूह है। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी शामिल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे खिलाड़ियों का ये समूह होता है। बहुत सारे खिलाड़ियों का ये समूह होता है। तो बहुत सारे खिलाड़ियों का ये समूह होता है आपका, और इसका जो प्रतिनिधित्व है वो कप्तान कर रहा होता है। तो देखिए, ये जो भारतीय क्रिकेट टीम है, जो खिलाड़ियों का समूह है, इसमें एक आम हित साझा हो रहा होता है। आम हित यानी सबका कुछ न कुछ हित होता है। और सबका कुछ न कुछ हित कैसे होता है कि टीम को जिताना है, अपनी व अपने देश की प्रसिद्धि हासिल करनी है। कि भाई यदि टीम जीत जाता है इनका, तो खिलाड़ी भी मशहूर होंगे कि इसने इस प्रकार से खेला, तो उनका नाम होगा, तो उनका हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और देश का भी हित हो रहा है। तो देश के लिए तो सब काम करते हैं। तो आम हित, एक सामान्य लक्ष्य के साथ सब लोग साथ में आते हैं, सबका लक्ष्य सिमिलर होता है, एक बड़े गोल को अचीव करना होता है, तो लोग समूह बनाते हैं। खेल में रुचि सभी सदस्यों की होती है। मैंने बोला था ना कि समूह के जो सदस्य होते हैं उनकी समान रुचि होती है। तो खेल में सबकी रुचि थी, इसीलिए वो लोगों समूह बनाए, खिलाड़ियों का समूह। नहीं तो अगर खेल में रुचि नहीं होती तो फिर अलग अलग लोग आ जाते, तो फिर खिलाड़ियों का समूह कहाँ से बन पाता। तो समूह के सदस्यों में समान रुचि होती है और समूह के सदस्यों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करता है।
तो कप्तान जो होता है वो क्रिकेट टीम में जितने भी खिलाड़ी होते हैं सबका क्या करता है, नेतृत्व करता है। और जितने भी खिलाड़ी इस टीम में हैं वो खेल की पृष्ठभूमि से आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत अच्छा शायरी करता हो और जो बहुत अच्छा शायरी करता हो उसको खेल में खेलने का मौका दे दिया जाए, इस टीम में इंक्लूड कर लिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। वो एक समान पृष्ठभूमि से आने चाहिए। तो जितने भी खिलाड़ी होते हैं, कप्तान होते हैं, वो खेल की पृष्ठभूमि से आते हैं और सभी एक ही काम करते हैं, खेलने का ही काम करते हैं। कोई गाना तो गाएगा नहीं क्रिकेट टीम में जाके, तो सब खेलने का काम करते हैं। कोई बॉलर होता है, कोई क्रिकेटर कोई बैटिंग करता है, लेकिन खेलने का ही काम करते हैं। सब आपस में एक दूसरे से सहमति रखते हैं, सहयोग रखते हैं और एक दूसरे को निर्देशन भी करते हैं कि अभी बॉल इस तरीके से घुमा के मारो, अभी इस तरीके से बैटिंग करो। तो क्या हुआ, पारस्परिक अंतःक्रिया हुआ, संयुक्त अंतःक्रिया हुआ, पारस्परिक जागरूकता भी देखने को मिल रहा है। तो एक समूह की जितनी विशेषताएं मैंने आपको बताई थी वो आप इस उदाहरण से, भारतीय क्रिकेट टीम के उदाहरण से समझ सकते हो। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ नहीं आया कोई भी चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। इसके बाद हम परिभाषा देखते हैं कि सामाजिक समूह का परिभाषा क्या होता है। तो जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का गठन करते हैं। ये परिभाषा है आपका ओग, बर्न व निम्कोफ के अनुसार। ये कह क्या रहा है परिभाषा कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ आते हैं, क्या होते हैं, एक साथ आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये इससे मदद लेता है और ये इसको मदद देता है। इसने इसको कुछ सिखाया, इसने इसको कुछ सिखाया और सब समान एक प्रकार का काम कर रहे हैं किसी एक आम लक्ष्य को लेके, तो इसे ही हम सामाजिक समूह कहते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो एक सामाजिक समूह का गठन हो रहा है। ये परिभाषा है ओग, बर्न और निम्कोफ के अनुसार। इसके बाद जो दूसरी परिभाषा है वो दूसरी परिभाषा इस तरीके से है, मनुष्य के किसी भी संग्रह को जिन्हें एक दूसरे के साथ मानव संबंधों में लाया जाता है एक सामाजिक समूह कहलाता है। ये परिभाषा मैकाइबर एवं पेज के अनुसार है और ये परिभाषा एक टर्म पे आधारित है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। कौन सा टर्म है वो, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या बोल रहा है, मनुष्य के किसी भी संग्रह, संग्रह यानी कलेक्शन, तो व्यक्तियों का संग्रह को ही क्या बोलते हैं, सामाजिक समूह। तो व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह जो एक दूसरे के साथ मानवीय संबंधों के साथ रहते हों, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हों, एक दूसरे से सीखते हों, एक दूसरे के साथ मिल के किसी गोल को अचीव करते हों जिससे समाज को फायदा होता हो, तो वो सामाजिक समूह कहलाता है। ये परिभाषा आपका मैकाइबर एवं पेज के अनुसार थी। इसके बाद आप कुछ सामाजिक समूह के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि आपका परिवार भी क्या है, फैमिली क्या है, एक सामाजिक समूह है। और मित्रों का समूह, फ्रेंडशिप ग्रुप भी आपने देखा होगा, जैसे क्लासमेट्स होते हैं, क्लास के अंदर देखे होंगे अलग अलग बच्चे ग्रुप बना लेते हैं कि मेरे ग्रुप में 5 बच्चे हैं, तेरे ग्रुप में 6 बच्चे हैं, इस प्रकार से। और इसके बाद आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप में बहुत सारा ग्रुप आपने ज्वाइन करके रखा होगा, तो वो भी एक समूह का उदाहरण है। वर्क प्लेस पे ग्रुप बन जाता है, ग्रुप बना के काम करते हैं। स्पोर्ट्स के ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। और इसके बाद बहुत सारे क्लब होते हैं, तो क्लब भी समूह का ही रूप होते हैं। सिटीजन्स ऑफ स्टेट, एक स्टेट के जितने भी नागरिक हैं वो भी एक राज्य समूह है। और एक देश के जो समूह हैं वो भी भारतीय समूह कहलाता है। तो समूह बहुत बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। वो हम समूह के प्रकार के अंदर हम पढ़ेंगे कि समूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अगला चीज़ हम यही देखने वाले हैं, प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ग्रुप। तो जो समूह के प्रकार होते हैं वो पहला है आकार के आधार पे। आकार यानी क्षेत्र, आकार का मतलब क्या, क्षेत्र, एरिया के आधार पे कि
कौन सा ग्रुप कितना बड़ा है या छोटा है, उसके आधार पे जो ग्रुप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। इंग्लिश में प्राइमरी और सेकेंडरी बोलेंगे। और ये जो प्रकार बताए हैं ये प्रोफेसर कूले बताए हैं, ये प्रोफेसर कूले के अनुसार बताया गया है। तो जो प्राइमरी समूह होता है वो छोटा आकार का होता है, और जब छोटा आकार का है तो सदस्यों के बीच में आपसी संबंध बनाना क्या होगा, आसान होगा। कोई ग्रुप छोटा है उसमें 10 ही सदस्य हैं तो आपस में बातचीत उनको करना आसान होगा, आराम से कर लेंगे। और वैयक्तिक और चिरस्थायी अंतःक्रिया संभव है, यानी कि इनके जो रिलेशंस होंगे वो व्यक्तिगत रूप से होंगे और स्थायी होंगे, स्टेबल होंगे, क्योंकि वो कम लोग हैं तो आपस में जब चाहे मिलजुल लेंगे, बातें कर लेंगे तो रिश्ता बना रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल यदि प्राथमिक समूह का लेंगे तो परिवार, फैमिली क्या होता है, प्राथमिक समूह होता है, क्योंकि ये छोटे आकार का होता है और जो जितने सारे सदस्य होते हैं सब में बातचीत होती रहती है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो प्राथमिक समूह होते हैं वो अधिकांशतः अनौपचारिक होते हैं, यानी इनफॉर्मल होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ये सब फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। लेकिन वहीं पे यदि हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करें, द्वितीयक समूह की बात करें, तो ये बड़े आकार के होते हैं। और जब बहुत बड़े आकार के ये ग्रुप होंगे तो बड़े आकार के होते हैं तो इसमें बातचीत अधिकांशतः अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से होता है। और जो ये बड़े आकार के ग्रुप होते हैं इसमें स्वैच्छिक सदस्य ज़्यादा होते हैं, यानी अपने इच्छा से सदस्य आते हैं, अपनी इच्छा से ही सदस्य छोड़ के जाते भी हैं। लेकिन जो प्राथमिक समूह है उसमें जो सदस्य होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, उसमें कोई इच्छा विच्छा डिपेंड नहीं करता है। भाई व्यक्ति का जन्म हुआ ऑटोमेटिक उस परिवार में वो शामिल हो जाएगा, तो इसमें इच्छा के कोई मायने नहीं होते हैं। लेकिन जो द्वितीयक समूह है इसमें इच्छा मायने रखता है, स्वेच्छा से लोग आते हैं और स्वेच्छा से लोग समूह को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आप देखेंगे तो राजनीतिक पार्टी, आपने कल कांग्रेस से प्रभावित हो गए, बीजेपी से प्रभावित हो गए, आपने ज्वाइन कर ली, लेकिन आप फिर आपको कुछ गलत चीज़ें लगा कि नहीं इस मुद्दे पे ये काम नहीं कर रहे हैं, फिर आपने उस पार्टी को छोड़ भी दिया। तो आपके इच्छा के ऊपर होता है। दृष्टि आईएएस को भी आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये बड़े आकार के ग्रुप होते हैं। अब दृष्टि आईएएस क्या है, इसका एक जगह ब्रांच तो है नहीं, दिल्ली में है, प्रयागराज में है, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में है, तो तमाम जगह इसके ब्रांच हैं। तो जो जितने अब दिल्ली दृष्टि आईएएस में बहुत सारे बच्चे हैं, छात्र हैं, प्रयागराज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या सब में आपस में बातचीत हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। लेकिन वो सभी जानते हैं कि हम लोग दृष्टि आईएएस से बिलोंग करते हैं, हम लोग दृष्टि आईएएस के अंतर्गत आते हैं। तो वो उस समूह के सदस्य तो हैं, लेकिन उनमें बातचीत जो है अधिकांश अप्रत्यक्ष तरीके से ही हो रही है, सामने फेस टू फेस बात नहीं हो पा रही है। न्यूज़पेपर मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें आ रही हैं उन्हीं के माध्यम से इनमें इंटरेक्शन हो पा रहा है। और इस प्रकार के जो बड़े आकार के जो ग्रुप होते हैं वो ज़्यादातर औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं। तो ये आपका सबसे मेन प्रकार है ग्रुप का, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। तो जितने भी समूह मौजूद हैं या तो वो प्राथमिक होंगे या वो सेकेंडरी होंगे, और उनके जो फीचर्स हैं उनके फीचर्स के बेस पे ही आप ये पहचान कर पाएंगे। उसके बाद जो दूसरा समूह के प्रकार हैं वो उपस्थिति के आधार पर बताया गया है, और उपस्थिति के आधार पर बताने वाले हैं विलियम ग्राहम समनेर। तो ये नाम आप याद रखेंगे, कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी सकता है। यदि आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं सोशियोलॉजी समाजशास्त्र से तो बहुत काम आने वाला है। अब देखिए जो समनेर बताए हैं कि ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्होंने बताया कि ग्रुप दो ही प्रकार के होते हैं। जितने भी ग्रुप हैं या तो वो इन ग्रुप होंगे या तो वो आउट ग्रुप होंगे। इन ग्रुप किसे कहते हैं, जिसमें कि वी की फीलिंग होती है, या इसे वी ग्रुप भी बोलते हैं। इन ग्रुप का मतलब वो है कि जिस समूह की हम बात कर रहे हैं उस समूह के हम सदस्य हैं, तो वो हमारे लिए इन ग्रुप है। लेकिन यदि किसी हम ऐसे समूह की बात कर रहे हैं जिसमें हम सदस्य नहीं हैं तो वो आउट ग्रुप होगा, और उस आउट ग्रुप को हम दे ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है। इसके बाद जो तीसरा समूह के प्रकार बताने की कोशिश किए हैं वो है प्रोफेसर वार्ड, और ये इच्छा के आधार पे समूह के प्रकार बताए हैं। इनके हिसाब से यदि आप समूह के प्रकार देखिएगा तो दो प्रकार के ही समूह मौजूद हैं, एक तो वॉलेंटियरली और दूसरा इनवॉलेंटियरली। तो जो वॉलेंटियरली आपका ग्रुप है उसकी क्या विशेषता है कि इसमें जो सदस्य होते हैं
इसमें जो सदस्य होते हैं वे अपनी स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से शामिल होते हैं, और यदि छोड़ के भी जा रहे हैं तो भी वे अपने स्वेच्छा से ही समूह को छोड़ते हैं। तो यानी स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से जाते हैं। तो जिस समूह में सदस्य अपनी स्वेच्छा से शामिल होते हैं और अपनी स्वेच्छा से ही उसको छोड़ भी देते हैं, उसको हम वॉलंटियरली ग्रुप बोलते हैं। और इसका उदाहरण है राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी को ले लीजिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका मन है तो ज्वाइन कीजिए, नहीं मन है तो आप छोड़ के जाइए। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रत्यक्ष संबंध या अंतःक्रिया होता है बहुत ही कम हो पाता है। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी को ले लीजिए कि वो कितने सारे सदस्य होते हैं, कितने सारे जिले से पूरा बहुत बड़ा संगठन होता है, तो सब में एक दूसरे में जितने सदस्य हैं आपस में एक दूसरे से कहाँ बात कर पाते हैं। जो न्यूज़पेपर है, मीडिया है, उसमें जो सामने आ पाते हैं उन्हीं की बातें सब तक अप्रत्यक्ष तरीके से पहुंच पाती हैं। तो ये है। अब जो दूसरा ये बताए हैं वो बताए हैं इनवॉलंटियरली, और ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या है, अनैच्छिक, इसे हिंदी में हम बोलेंगे, यानी इस प्रकार के समूह में जो सदस्य है वो अनिवार्य रूप से शामिल रहेगा ही रहेगा, इच्छा से कोई मतलब नहीं है, कंपलसरी है। किसी समूह के आप सदस्य हैं और वो अनिवार्य रूप से है, उसमें आपकी कोई इच्छा का लेना देना नहीं है, आप उसमें शामिल हैं और वो आपके लिए कंपलसरी है, तो उस प्रकार का जो समूह होता है वो इनवॉलंटियरली ग्रुप कहलाता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि जिस समूह में शामिल सदस्य अनिवार्यता पे आधारित होते हैं, यानी कि वो अनिवार्य होता है उसकी सदस्यता ग्रहण करना। उदाहरण परिवार, परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो गया तो वो तो उस परिवार का सदस्य हो जाएगा, वो उस समूह में शामिल हो जाएगा, तो उसमें उसकी इच्छा का कहाँ कोई लेना देना नहीं रहा, वो उसमें उसके लिए शामिल होना अनिवार्य था। तो इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं उनको हम इनवॉलंटियरली ग्रुप बोलते हैं, और अधिकांशतः ये छोटे आकार के होते हैं और इनमें प्रत्यक्ष संबंध और अंतःक्रिया संभव होता है क्योंकि ये छोटे आकार के होते हैं। इसके बाद समूह का एक और प्रकार आप देख सकते हैं, फॉर्मल समूह, फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप वो होगा जैसे कोई संगठन है तो संगठन को हम बोल सकते हैं कि वो फॉर्मल ग्रुप है, उसका एक संविधान होगा, उसके रूल रेगुलेशंस होंगे, उसकी एक फिलॉसफी होगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसको हम फॉर्मल ग्रुप बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर अगर वो रजिस्टर्ड है, सब कुछ इसका संविधान है, तो उसको हम संगठन भी बोल सकते हैं कि वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं पे जो ग्रुप होते हैं वो कुछ इनफॉर्मल भी होते हैं, जो समूह छोटे होते हैं और जिनका कोई अपना संविधान नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं ज़्यादातर, तो वो उनको हम इनफॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप के जो प्रकार हैं वो अलग अलग प्रोफेसर अलग अलग टाइप से बताए हैं। प्रोफेसर कूले बताए हैं कि जो ग्रुप होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। और इसके बाद जो विलियम ग्राहम समनेर हैं वो उन्होंने बताया कि ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, इन ग्रुप या तो आउट ग्रुप। इसके बाद जो प्रोफेसर वार्ड हैं वो बताए कि ग्रुप या तो वॉलंटियरली ग्रुप होगा या इनवॉलंटियरली ग्रुप होगा। इसके बाद हमने देखा कि या तो फॉर्मल ग्रुप होगा या तो इनफॉर्मल ग्रुप होगा। तो एग्जाम में यदि टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स आता है तो आप यही सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। इसके बाद लास्ट जो है, लास्ट आपका क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं सिंपल सी हैं कि यदि कोई सामाजिक समूह है तो वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति से ग्रुप का निर्माण नहीं होगा, कई व्यक्ति शामिल होंगे तभी सामाजिक समूह की जो धारणा है वो अस्तित्व में आ पाएगी। इसके बाद उसमें रेसिप्रोकल रिलेशंस होने चाहिए, पारस्परिक संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति ऐसे आके साथ तो खड़े हो गए लेकिन बस भैया ये दोनों में कोई मतलब नहीं है, आपस में कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप नहीं कहलाया। ग्रुप का मतलब होता है कि रेसिप्रोकल रिलेशंस भी होना चाहिए, पारस्परिक संबंध होना चाहिए, एक दूसरे से वो मतलब रखें, एक दूसरे की कमियों को बताएं, एक दूसरे में जो उतार चढ़ाव आए तो उसमें सहयोग की भावना रखें।
कॉमन गोल्स होना चाहिए इनके बीच में कुछ आम हित साझा होना चाहिए, तभी ये जाके एक साथ आ पाएंगे। सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए, एकता की भावना होना चाहिए। ये अपने समूह को आगे बढ़ाने के लिए ये मिलकर साथ खड़े हों, काम करें, और इनकी जो एक्टिविटीज़ है, गतिविधि है, थोड़ी बहुत सिमिलर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी समूह की जो धारणा है वो अस्तित्व में आ पाएगी। इसके बाद रेसिप्रोकल अवेयरनेस होनी चाहिए, पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए, यानी कोई कुछ गलत कर रहा है समूह में तो उसे बताना है, सिखाना है। ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं, यानी संस्कृति अपनी होती है, तो वो भी होनी चाहिए। ग्रुप का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करना चाहिए, अगर ग्रुप का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है तो भी सोशल ग्रुप की जो अवधारणा है वो पूर्णतः फॉर्म नहीं हो पाएगी, पूर्णतः रूप अपना ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ आपका सामाजिक समूह से संबंधित सेशन था। अगर इसमें कहीं पे आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई होंगी तो आपको कमेंट करके हमें बताना है। कमेंट करके आप बताइएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको समझ नहीं आया, और यदि समझ आ गया है, सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो एमएड के और भी एस्पिरेंट्स, एमएड के और भी जो टीचर ट्रेनी हैं उनके पास, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस इधर भी नहीं आ पाई थी 6-7 दिन से, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कुछ काम के कारण मैं व्यस्त हो गया था तो क्लासेस नहीं आ पाई। मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, तो आउट ऑफ स्टेशन जाने की वजह से क्लासेस नहीं आ पाई, लेकिन अभी रेगुलर क्लासेस आएंगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो प्लीज़ आप सब सेशन को लाइक कीजिए और बताइए कि कहाँ पे क्या चीज़ समझ नहीं आई। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।